कल पढ़ा था बच्चों हमने आव्यूह कैसे बनता है, आव्यूह के तत्व क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला आता है आयताकार आव्यूह, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वे आव्यूह जिनमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान नहीं होती, m इज नॉट इक्वल्स टू n, आयताकार आव्यूह कहलाता है। जैसे इसमें पंक्ति 1 2, स्तंभ है 1 2 3 4, 2 गुना 4, यहाँ पंक्तियां 2 हैं, स्तंभ 4 हैं। अब है आयताकार आव्यूह भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्षैतिज आव्यूह। नंबर 2 वर्टिकल मैट्रिक्स, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। अब इन दोनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। क्षैतिज आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों से अधिक हो, अर्थात n इज ग्रेटर देन m क्षैतिज आव्यूह कहलाएगा। ऐसे में n की वैल्यू जो है वो m से ज्यादा है, यानी कि स्तंभ ज्यादा है। 1 2 3 4 पंक्ति है 1 2, ठीक। m इक्वल्स टू 2 पंक्तियों की संख्या, स्तंभ n इक्वल्स टू 4, क्योंकि 4 इज ग्रेटर देन 2, n इज ग्रेटर देन m। तो ये आएगा हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसका बिल्कुल विपरीत वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर आव्यूह होगा, वह आव्यूह जहां पंक्तियों की संख्या स्तंभों से अधिक होती है, m इज ग्रेटर देन n होता है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। इसमें हमारी स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या जो होगी स्तंभों से ज्यादा होगी। स्तंभ है 1 2 3, पंक्तियां हैं 1 2 3 4, 4 इंटू 3। इसका मतलब है यहाँ पंक्तियां m इक्वल्स टू 4, स्तंभ n इक्वल्स टू 3, चूंकि 4 इज ग्रेटर देन 3 इसलिए m इज ग्रेटर देन n। यह आपका हुआ रेक्टेंगुलर आव्यूह के प्रकार। इसके बाद हम आते हैं दूसरे प्रकार में, आव्यूह के वर्ग आव्यूह, या जिसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। वह आव्यूह जिसमें पंक्ति व स्तंभों की संख्या समान होती है, वर्ग आव्यूह कहते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इनके एलिमेंट एक जैसे हों, एलिमेंट अलग अलग होंगे। वो आव्यूह जिसमें पंक्ति व स्तंभों की संख्या समान होती है वर्ग आव्यूह कहलाते हैं। जब पंक्ति है 1 2, स्तंभ है 1 2, ऐसे ही एक दूसरा है 2 इंटू 2 का, पंक्ति है 1 2 2 इंटू 2, ऐसे ही इसमें कोटि अलग अलग है, 2 2 की कोटि है, ये 3 3 की कोटि के हैं। ये आ गया तुम्हारा 3 पंक्तियां 3 स्तंभ। शर्त यह है कि जितने स्तंभ होंगे उतनी ही पंक्तियां होंगी। इसका मतलब क्या है, आव्यूह अलग अलग कोटि के हो सकते हैं लेकिन m इक्वल्स टू हमेशा n के रूप में आएगा। हर आव्यूह में स्तंभ और पंक्तियों की संख्या समान होगी। उसके बाद आता है इसी के अंतर्गत वर्ग आव्यूह का मुख्य विकर्ण, यानी कि लीडिंग डायगोनल्स। किसी भी वर्ग आव्यूह में बाएं हाथ के ऊपर से दाएं हाथ के नीचे की ओर, बायां दायां, ठीक है, बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ के नीचे की ओर बढ़ने पर, ठीक है, जिन तत्वों का क्रम से समूह आता है A1 B2 C3, उस वर्ग समूह को हम मुख्य विकर्ण कहते हैं। किसी भी आव्यूह में, किसी भी वर्ग आव्यूह में बाईं ओर से ऊपर से दाईं ओर को नीचे की ओर जितने एलिमेंट आएंगे उस वर्ग समूह को हम मुख्य विकर्ण कहेंगे। मुख्य विकर्ण के तत्वों को विकर्ण तत्व कहते हैं। यहाँ पर जो हमने उदाहरण दिया उसमें विकर्ण तत्व A11 इक्वल्स टू A1, A22 इक्वल्स टू B2 और A33 इक्वल्स टू C3, ठीक हो गया। उसके बाद अगला तीसरे नंबर का आव्यूह आता है पंक्ति या पंक्ति सदिश आव्यूह, रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। वो आव्यूह जिनमें केवल एक ही पंक्ति हो उसे हम पंक्ति सदिश आव्यूह कहते हैं, ठीक है। उसको सदिश पंक्ति आव्यूह या सदिश आव्यूह कहते हैं। जैसे एक वेक्टर A है, इसमें एक ही पंक्ति है लेकिन इसमें स्तंभ 2 हैं। हॉरिजॉन्टल चलने पर
एक ही लाइन आ रही है, लेकिन ऊर्ध्वाधर चलने पर 2 लाइन बनती हैं हमारे पास। तो ये आ गया तुम्हारा 1 × 2। ऐसे ही इसमें 3 एलिमेंट है, तो ये आगे पंक्ति एक ही है, स्तंभ 1 2 3, 1 × 3। ऐसे ही इसमें आ जाएगा A1 A2 A3 डॉट 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 AN। तो इसका मतलब है इसमें पंक्ति एक है लेकिन स्तंभों की संख्या n है। यहाँ क्रमशः A B C की कोटियां 1 × 2 1 × 3 1 × n है, अर्थात पंक्ति सदिश क्षैतिज वेक्टर आव्यूह कहा जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है चौथे नंबर का स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश। कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर वो आव्यूह जिनमें केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ या स्तंभ सदिश आव्यूह कहते हैं। जिसमें केवल एक स्तंभ हो, यहाँ पंक्तियों की संख्या अधिक होगी। ठीक है, बिल्कुल जस्ट उल्टा होगा। कौन से आव्यूह से? किस आव्यूह से? पंक्ति आव्यूह से बिल्कुल ये उल्टा होगा। यहाँ पंक्तियों की संख्या अधिक होगी और स्तंभ की संख्या एक होगी, अर्थात कॉलम मैट्रिक्स वर्टिकल आव्यूह भी कहलाता है हमारा। ठीक है, जैसे ए है, एक मैट्रिक्स A1 है, इसमें एक ही स्तंभ है लेकिन पंक्तियां हैं 1 2 3, 3 × 1 की कोटि का है। ऐसी A2 है, स्तंभ एक ही है, पंक्ति एक इससे बनेगी एक इससे बनेगी, तो PQ यानी कि 2 × 1 की कोटि का। A3 है तो यह आ गया तुम्हारा P1 P2 P3 डॉट 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 n। इसका मतलब n × 1। इसमें n पंक्तियां हैं, 1 2 3 n पंक्तियां हैं और स्तंभ एक ही है। यहाँ A1 A2 A3 आव्यूह की कोटियां क्रमशः 3 × 1 2 × 1 1 × 1 है। आया समझ में? उसके बाद आता है तुम्हारा शून्य या रिक्त आव्यूह, जिसको हम जीरो और नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। वह आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव या तत्व शून्य हो, शून्य आव्यूह कहलाता है। शून्य आव्यूह होने का मतलब ये नहीं है कि मैट्रिक्स बिल्कुल खाली होगा, उसमें अवयव तत्व होंगे लेकिन सारे तत्व शून्य के बराबर होंगे। इनकी कोटियां अलग अलग हो सकती हैं। इसे O से दिखाया जाता है या 0 से भी बोल सकते हैं आप इसको। O1 जैसे दिखलाया तो O 1 × 1 यानी कि इसमें एक ही पंक्ति है और एक ही स्तंभ है, इसलिए 1 × 1 आया। इसमें 2 हैं, पंक्तियां 1 2, स्तंभ 1 2, तो 2 × 2 का। O3 है, इसमें एक पंक्ति है 2 स्तंभ है, इसलिए 1 × 2 की कोटि का दिखला रखा। अब है इसमें केवल एक ही तत्व है, इसको हमने 1 × 1 से 1 1 1 × 2, इसको हमने 0 0 1 1 2, तो 1 2 से दिखलाया। इसी प्रकार इसको हम दिखलाएंगे। O 2 × 3 का मतलब हो गया तुम्हारा तो O 2 × 3 का मतलब है पंक्ति 1 पंक्ति 2, स्तंभ 1 2 3। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है इकाई या तत्समक आव्यूह। इकाई और तत्समक आव्यूह में जो हमारा मुख्य विकर्ण होता है उसका प्रत्येक तत्व एक होता है, संख्या 1 होती है, बाकी सारे तत्व 0 होते हैं। अतः ऐसा वर्ग रिक्त आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के तत्व 1 होते हैं, या ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के तत्व सभी क्या होते हैं? संख्या 1 होते हैं तथा अन्य सभी तत्व 0 होते हैं, इकाई या तत्समक आव्यूह कहलाते हैं। जैसे 2 × 2 की कोटि का वर्ग आव्यूह है, इसमें हमारा विकर्ण ये आएगा, इसमें ये तो 1 1 आ जाएगा और बाकी 0 आ जाएंगे। 3 है, 3 × 3 की कोटि का आव्यूह है हमारे पास, तो इसमें विकर्ण में ये चीज आ गई 1 1, बाकी सारे ऊपर और नीचे 0। ऐसे ही यदि हम इन दोनों को ये बराबर ये बोलते हैं तो इसका मतलब है A1 1 0, A2 2 A1 1 1, A2 2 1 और A3 3 1, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। हम तत्समक आव्यूह, तत्समक या यूनिट
इकाई अवयव को क्या बोलते हैं, आई से डिनोट करते हैं, हमेशा आई से डिनोट किया जाता है। इसलिए इसमें तो 3 कॉलम देने के लिए I3 से दिखा दिया, इसको भी I3 से दिखा दिया, इसको I2 से दिखा दिया। ठीक है। विकर्ण अवयव, जब किसी वर्ग के अवयव में मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सब अव्यय शून्य है तो विकर्ण, उसे हम विकर्ण अवयव कहते हैं। इस आधार पर इकाई अवयव जो होगा वो विकर्ण अवयव भी होगा। ठीक है। विकर्ण अवयव का मतलब है विकर्ण वाले अवयवों को छोड़कर बाकी जो विकर्ण अवयव होंगे वो शून्य होंगे। जैसे यहाँ विकर्ण में जरूरी नहीं कि 1 हो। ठीक है। जैसे यहाँ 5 और 4 है तो यह है तुम्हारा 2 into 2 का अवयव है, विकर्ण में जो एलिमेंट है उनको छोड़कर। ऐसे ही इसमें है 3 into 3 का, विकर्ण में जो एलिमेंट है उनको छोड़कर। इसके विकर्ण के अवयव ABC कुछ भी हो सकते हैं। ऐसे ये है। ठीक है। इसका मतलब तत्समक अवयव जो हो गया वो क्या हो गया, हमारा विकर्ण अवयव भी हो गया। ठीक है। तत्समक अवयव विकर्ण अवयव, अर्थात एक तत्समक अवयव विकर्ण अवयव हो सकता है। उसके बाद आता है 8वें नंबर का आपका अदिश अवयव या स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है। ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण अवयव के तत्व हमेशा मान में समान होते हैं। जैसे ये है मान में समान होंगे। जैसे हमने एक तत्समक अवयव बनाया, उसके विकर्ण में जो भी एलिमेंट रखे उनकी वैल्यू सेम होगी। जरूरी नहीं कि वो 1 1 1 हो। वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी पद समान तथा अन्य सभी पद शून्य हों तो ऐसे अवयव को अदिश अवयव कहते हैं। एक इकाई या तत्समक अवयव को जिसके विकर्ण अवयव तथा अदिश अवयव भी कह सकते हैं। जैसे यह है हमारा 2 into 2 की कोटि का, इसमें विकर्ण में AA पद है, इसमें PP पद है, इसमें 1 1 1 पद है। ठीक है। बाकी 0 आ गया हमारा। फिर उसके बाद त्रिभुज अवयव या ट्रायंगुलर अवयव। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऊपरी त्रिभुजावयव जिसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे, ऊपर बोला ऊपरी जा रहा है लेकिन नीचे क्यों देंगे, नीचे के सारे अवयव शून्य हों तो उसे ऊपरी त्रिभुज अवयव कहते हैं। जैसे इसमें दे रखा 3 into 3 का है, ये 4 into 4 का है, तो इसमें विकर्ण में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो सहित ऊपर के कुछ ना कुछ अवयव होंगे, उनकी कोई ना 0 से इतर उनकी वैल्यू होगी। ठीक है। A तथा B दोनों विकर्ण सहित विकर्ण के ऊपर के पद शून्य नहीं है लेकिन विकर्ण के नीचे के पद शून्य है। इसका ठीक विपरीत निम्न त्रिभुजीय अवयव या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। किसी वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण को छोड़कर विकर्ण के ऊपर के तत्व शून्य हों तो इसे निम्न त्रिभुजीय मैट्रिक्स कहते हैं। बिल्कुल उल्टा है उसका। यहाँ देखिए, यह है विकर्ण को छोड़कर विकर्ण के नीचे के तो कुछ ना कुछ मान होंगे, ऊपर वाली वैल्यू 0 होगी। 3 into 3 में ऐसे ये 4 into 4 में है, विकर्ण के नीचे कुछ ना कोई मान रखे गए हैं और ऊपर की वैल्यू 0 0 आ गई है। ठीक। ऐसे ये 2 into 2 का है, इसमें विकर्ण ये है, विकर्ण का ऊपर का 0 है और नीचे कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखी है। उसके बाद किसी अवयव का उप अवयव क्या होता है, सब मैट्रिक्स क्या होता है। कभी कभी हम सवाल में स्तंभ और पंक्तियों को छोड़ देकर छोटा बना लेते हैं उसे। किसी अवयव के कुछ पंक्तियां तथा स्तंभों को छोड़ देने पर शेष बचे अवयव को दिए गए अवयव का उप अवयव कहते हैं। जैसे ये अवयव लिया हमने इक्वल्स टू, वो पंक्तियों को पढ़ने पर 5 4 3 2 1 5 1 3 7 ये दे रखे। 3 into 3 का है, इसमें हमने प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ को छोड़ दें तो बचे हुए एलिमेंट हमारे यहाँ आएंगे। तो इससे जो भी अवयव बनतेगा 2 into 2 की कोटि का, 3 into 3 से हमने 2 into 2 की कोटि का बनाया, इसको हम इसका
सब मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर है आवयों की तुलना। यदि हम दो आवयों की तुलना करें, तुलना करते समय या तो आवय समान होते हैं या अलग अलग होते हैं। तो दो आवयु यदि समान क्रम के हों, कोटियां समान हों, तो तुल्य आवयु कहलाते हैं, यानी कि उनमें तुलना की जा सकती है चाहे उनके तत्व अलग अलग हो। जैसे यह ए बी सी पंक्ति में, ई एफ जी दूसरा है 2 into 3 की कोटि का है, इसमें 2 पंक्तियां हैं 3 स्तंभ है। ठीक है, ऐसी इसमें 2 पंक्तियां 3 स्तंभ। तुल्य आवयों में दोनों आवयों की कोटियां समान होनी चाहिए, यानी कि स्तंभ और पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ ए तथा बी का क्रम 2 into 3 है, इसलिए ए बी तुल्य आवयु कहलाते हैं। आवयों की समानता। दो आवयु कब समान होते हैं? इसके लिए 3 कंडीशनें लागू होनी चाहिए। दो आवयु, मान लो एक आवयु ए इक्वल्स टू ए आई जे एम इंटू एन तथा दूसरा है बी आई जे इक्वल्स टू एस इंटू टी, समान आवयु होंगे यदि दोनों में पंक्तियां समान हो, यानी कि m की वैल्यू s के बराबर हो, दोनों में स्तंभ समान हो, n की वैल्यू t के बराबर हो, यदि दोनों आवयों के संगत तत्व समान होंगे, ए आई जे इक्वल्स टू बी आई जे। जैसे समानता के आधार पर हम कह सकते हैं कि 5, 10, 15, 20 वाला जो आवयु है वो बराबर है 10 डिवाइडेड बाई 2, 20 डिवाइडेड बाई 2, 30 डिवाइडेड बाई 2, 40 डिवाइडेड, क्योंकि यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा तुम्हारा 2 पंचे 10, 2 धाम 20, 2 धाम 20 और ये 2 15 दूना 30 और ये 2 20 दूनी 40। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो इसका A11 सेम है, A12 A21 A22 A22। ठीक हो गया, तो इसको हम कहेंगे समान आवयु। अब समानता के आधार पर हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि क्या ये इसके समान है। इसका मतलब ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है, हम रैखिक समीकरणों को हल कर सकते हैं। वो कह रहा है कि यदि ये और दोनों समान हैं तो इसमें x y की वैल्यू फाइंड आउट करो। यदि समान है तो संगत तत्व की भी समान होंगे। चूंकि अब यहाँ देखें, यदि हम इसकी और इसकी स्थिति देंगे, ये भी A11 में, ये भी A11 है, तो इसको हम लिख सकते हैं x + 1 = 3, दोनों बराबर भी हैं क्योंकि बराबर का चिन्ह दे रखा है उन्होंने। तो x = 3 - 1 = 2 या x + 1 = आ गया 3। ठीक, तो यहाँ पर हमारा 3 लिखा जा सकता है। ऐसी y - 3 = 2, y - 3 = 2, तो इससे हम y की वैल्यू निकालेंगे 5 और यहाँ y - 3 5 - 3 = 2, तो यानी कि ये यहाँ आ जाएगा। तो यदि हम देखें तो ये दोनों आपस में क्या है, समान है। यानी कि एक उदाहरण आ गया कि हम बीजगणित में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आवयु का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसमें क्या है, समानता के आधार पर हम रैखिक समीकरण निकाय को समूह के रूप में लिखकर अज्ञात पदों का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक उदाहरण आपके सामने मैंने दिया है, यदि x + y 3x + z 2x + y 2z + w = 2 5 3 7 है, तो x y z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x y z w की वैल्यू। दोनों आवयु समान हैं तो संगत मान के आधार पर x + y = 2 होना चाहिए, ये बराबर ये होना चाहिए, और 3x + z = 5 होना चाहिए, 2x + y = 3 होना चाहिए, 2z + w = 7 होना चाहिए। तो हमको इसमें 4 लीनियर इक्वेशन मिली। अब इसको हम युगपत समीकरण के आधार पर सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे। इसमें इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 और 3 को यदि हम घटाते हैं तो इससे हमको x की वैल्यू x = 1 प्राप्त होती है। इस x = 1 को हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, 3x + z = 5 में, तो इससे हमको z की वैल्यू मिल जाएगी 5 - 3 = 2। इस वैल्यू को हम किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे, तो w की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, 2z + w = 7, 2 × 2 + w = 7, w = 7 - 4 = 3। ऐसे ही हमने अब x की वैल्यू फाइंड, अब y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू रख ली इक्वेशन नंबर 3 में, तो y की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा
तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।